गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हेलो एंड वेलकम। मेरी पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आशा है आप लोग गर्मियों की छुट्टी में पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। समर वेकेशन आया है इसलिए आप लोग एंजॉय करिए, बट थोड़ा बहुत पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स कंटिन्यू। इंडिया और कई अदर कंट्रीज में नेशनलिज्म की शुरुआत एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स के साथ शुरू होती है। यानी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अंग्रेजों भारत छोड़ो। लगभग 200 इयर्स तक इंडिया में ब्रिटिशर्स के राज का काला साया रहा। इस दौरान अंग्रेजों ने अपने पॉलिसीज के थ्रू नेटिव इंडियंस को काफी परेशान किया। क्रॉप्स में ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दिया, इंडियंस को खुद के एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल अलग रखा, आपसी भेदभाव फैलाया, लोगों को एक दूसरे से रिलीजन के नाम पे लड़वाया और भी बहुत कुछ जो फिलहाल इतिहास के गर्भ में समा चुका है। इन सब से लड़ते हुए इंडियंस ने धीरे धीरे एक दूसरे के साथ एक शेयर्ड बॉन्ड महसूस किया, जो इसे धीरे धीरे नेशनल यूनिटी का रूप देने लगी। अलग अलग जगहों से लोग एक साथ आकर इस दमनकारी ब्रिटिश रूल यानी कॉलोनियलिज्म का विरोध करने लगे। हालांकि ब्रिटिशर से स्ट्रगल करते करते उनके अनुभव अलग अलग थे। मीनिंग ऑफ फ्रीडम भी अलग अलग था। यानी किसी के लिए फ्रीडम का मतलब कम टैक्स था, तो किसी का फ्री ट्रेड था, तो किसी का कुछ और। बस चाहिए थी आजादी। आजादी की इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस ने सब समूहों समुदायों को इकट्ठा करके इसे एक विशाल जन आंदोलन का रूप दिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। वर्ल्ड वॉर 1 ईयर 1914 से लेकर ईयर 1918 तक मेनली यूरोप में लड़ा गया था। यह वॉर सेंट्रल पावर्स वर्सेस अलाइड पावर्स के बीच में लड़ा गया था। एट द एंड जिसमें अलाइड पावर्स की विक्ट्री हुई थी। चूंकि ब्रिटेन भी अलाइड पावर्स का एक मेंबर था और इंडिया ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी। वॉर के खर्चे की भरपाई करने के लिए वॉर के नाम पर कर्जे लिए गए, टैक्स बढ़ाए गए, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कराया गया, कस्टम्स ड्यूटीज रेज की गई। इससे महंगाई चरम पर पहुंच गई। इंडियंस को व्यापक महंगाई और कई परेशानियों से जूझना पड़ा। सबसे अजीब बात तो यह थी कि फोर्स रिक्रूटमेंट होने लगी। गांवों से लोगों को फौज में जबरन भर्ती किया जाने लगा और वॉर लड़ने के लिए भेज दिया गया। मतलब फालतू की जबरदस्ती थी। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रूरल एरियाज में लोगों में काफी गुस्सा था। हालात इतने खराब थे कि एक से बड़ी एक मुसीबत लोगों के बीच आने लगी, बारी बारी करके आने लगी। ईयर 1918-19 और ईयर 1920-21 में इंडिया में कई हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिससे फूड शॉर्टेज होने लगी। उसी समय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गई। सेंसस ऑफ 1921 के अकॉर्डिंग फेमाइन्स और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से देश भर में 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए थे। लगातार इतने मुसीबतों से लड़ते हुए लोगों को उम्मीद थी कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। इसी समय एक नया लीडर देश के सामने आया और लोगों के बीच स्ट्रगल का एक नया तरीका सत्याग्रह पेश किया। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटे। वहां उन्होंने सत्याग्रह के थ्रू वहां की रेसिस्ट गवर्नमेंट से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। आइडिया ऑफ सत्याग्रह नॉन वायलेंस पर आधारित है, जिसे पैसिव रेसिस्टेंस भी कहा जाता है। आइडिया ऑफ सत्याग्रह इस बात पर जोर देता है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव सच्चा है, यदि आपका स्ट्रगल इनजस्टिस के खिलाफ है, तो ऑपरेशन से मुकाबला करने के लिए आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। बदले की भावना और फिजिकल फोर्स के बिना ही आप अपने स्ट्रगल में सफल हो सकते हैं। बस जरूरत है कि अहिंसा के जरिए आप ऑपरेसर के कॉन्साइट्स को जगाएं और उसे सच पता करने के लिए इंस्पायर करें। उसे महसूस कराएं कि उसने जो भी किया है या वो जो भी कर रहा है वो सच में गलत है। इस स्ट्रगल में एट द एंड सत्य की जीत होती है। गांधी जी फर्मली बिलीव करते थे कि नॉन वायलेंस का यह तरीका सभी इंडियंस को यूनाइट कर सकता है। इंडिया आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह मूवमेंट चलाए। ईयर 1917 में गांधी जी ने बिहार में चंपारण का दौरा किया और वहां के पीजेंट्स को ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ स्ट्रगल करने के लिए इंस्पायर किया।
उसी साल 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने के कारण और प्लेग की महामारी फैलने के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। वहीं ईयर 1918 में गांधी जी अहमदाबाद पहुंचे और वहां उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, द रॉलेट एक्ट। ईयर 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट को जल्दबाजी में पास कर दिया था। इंडियन मेंबर्स के काफी विरोध करने के बावजूद भी इस एक्ट को जल्दबाजी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पारित कर दिया गया था। रॉलेट एक्ट ने देश में हो रहे पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दे दी थी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। महात्मा गांधी इस तरह के अनजस्ट लॉज के खिलाफ देश भर में नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाना चाहते थे। इसी के लिए 6 अप्रैल से हड़ताल शुरू होनी थी। सिटीज में रैलीज ऑर्गेनाइज करवाई गई। रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले लोग हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद हो गई। इस आक्रोश से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन भयभीत हो उठा। उन्हें लगा कि ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही रेलवेज और टेलीग्राफ, जो उस वक्त कम्युनिकेशन का एक माध्यम थी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। इस डर से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनलिस्ट लोगों को दबाना शुरू कर दिया। अमृतसर में कई लोकल लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी के दिल्ली एंट्री में पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इससे आक्रोशित लोगों ने बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज और रेलवे स्टेशन पर हमला शुरू कर दिया। मार्शल लॉ लगा दिया गया और कमांड जनरल डायर ने संभाल ली। जलियांवाला बाग इंसिडेंट। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। असल में इस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। उनमें से काफी लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लागू किए लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे कई लोगों को यह पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू कर दिया चुका है। क्रूर जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और वहां जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने वाले सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने रिवील किया कि उसने यह सब सत्याग्रहियों के मन में डर पैदा करने के लिए किया था। यह एक विभत्स घटना थी। जैसे जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर फैली, नॉर्थ इंडिया के कई शहरों में लोग सड़क पर उतरने लगे, स्ट्राइक्स होने लगे, लोग पुलिस से भिड़ने लगे, सरकारी बिल्डिंग्स में हमला करने लगे। बदले में सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट घिसट कर चलने के लिए और सारे ब्रिटिशर्स को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गाँव में बम बरसाए गए। इस विभत्स घटना को देखते हुए गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, लेकिन यह अभी भी सिटीज और टाउन तक ही लिमिटेड था। अब महात्मा गांधी पूरे इंडिया में एक बड़ा जनाधार वाला आंदोलन करना चाहते थे, जिसमें हर किसी की हिस्सेदारी हो। उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन चलाया नहीं जा सकता। उन्हें लगा कि खिलाफत का इशू उठाकर वे दोनों रिलीजन्स के लोगों को एक साथ ला सकते हैं। असल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑटोमन टर्की के डिफीट के साथ एंड हुआ था। ऐसी रूमर्स फैली थी कि इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत बड़ी हार्श पीस ट्रीटी थोपी जाएगी। ऑटोमन सम्राट के पावर्स की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली मुस्लिम यंग जनरेशन के लीडर्स थे। उन दो भाइयों के साथ कई और युवा मुस्लिम लीडर्स ने एक यूनाइटेड प्रोटेस्ट के लिए महात्मा गांधी से चर्चा शुरू कर दी और यहाँ गांधी जी को आपदा में अवसर सूझा। उन्होंने सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर दिया था कि खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में और स्वराज के लिए एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाना चाहिए। व्हाई नॉन कोऑपरेशन? अपनी फेमस बुक हिंद स्वराज जो 1909 में लिखी गई थी, महात्मा गांधी कहते हैं ब्रिटिश रूल इंडिया में सिर्फ इंडियंस के कोऑपरेशन पर टिका हुआ है। अगर इंडियंस अपना कोऑपरेशन वापस ले लेंगे तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश रूल इंडिया से कोलैप्स हो जाएगा और देश में स्वराज स्थापित हो जाएगी। यह बात बिल्कुल सही थी। अंग्रेज भारत के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उनका शासन अगर इंडिया में टिका हुआ था
तो वो सिर्फ कुछ लालची चमचे इंडियंस के सपोर्ट की वजह से। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन में एक समझौता हुआ और नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया। डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 में शुरू हुआ। कई सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ। सबने साथ आकर अपने अपने तरीके से स्वराज की मांग को एक नया बल दिया। द मूवमेंट इन द टाउन्स। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होती है। सिटीज में मिडिल क्लास इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल जाना छोड़ दिया। टीचर्स और हेडमास्टर्स ने अपने अपने पद से रिजाइन कर दिया। लॉयर्स ने कोर्ट जाना छोड़ दिया। उसी टाइम होने वाले काउंसिल इलेक्शंस में मद्रास को छोड़कर सारे प्रोविंसेस में बॉयकॉट कर दिया गया। मद्रास में जस्टिस पार्टी, जो गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई पार्टी थी, उसका मानना था कि इलेक्शन में लड़ के ही काउंसिल्स में एंट्री मिल सकती है, पावर्स मिल सकती हैं जो आमतौर पर ब्राह्मणों को मिलती थी। इसलिए उन चालाक लोगों ने इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं किया। जगह जगह विदेशी सामान का बॉयकॉट किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। फॉरेन क्लोथ्स को चलाया जाने लगा। बात इस कदर बढ़ गई थी कि ईयर 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का इंपोर्ट हाफ हो गया था। उसकी वैल्यू 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ हो गई थी। लेकिन भला ये कितने दिनों तक चलता? इंडिया में इन चीज़ों का कोई अल्टरनेटिव भी तो नहीं था, वो भी बड़े स्केल में। हालांकि देश में इंडियन टेक्सटाइल को प्रमोट किया गया, लोग खादी पहनने लगे, लेकिन बात यह थी कि यह काफ़ी महंगा था। गरीब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आंदोलन ठंडा पड़ने लगा। स्टूडेंट्स स्कूल वापस जाने लगे। लॉयर्स वापस कोर्ट जाने लगे। रेबेलियन इन कंट्री साइड। सिटीज से बढ़कर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांव-गांव तक पहुंचने लगा। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे किसानों आदिवासी स्ट्रगल्स भी इस आंदोलन में समा गए। यूं कहें तो किसान आंदोलन और आदिवासी स्ट्रगल्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एडमिशन ले लिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एंट्री कर ली थी। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक व्यापक आंदोलन बन गया था। इसमें अलग अलग धाराओं के लोग समाहित थे। सबकी अलग अलग डिमांड थी, अलग अलग मंशाएं थी, लेकिन सब मिलकर आंदोलन कर रहे थे। मजेदार शब्दों में कहा जाए तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नाम का एक स्कूल था। उसमें किसानों की अलग क्लास थी, आदिवासियों की अलग क्लास थी और भी कई तरह के लोगों की अलग अलग क्लास थी। सबकी अपनी अपनी मांगे थी, इच्छाएं थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से सबका अपना अपना मतलब था। अवध में पीजेंट्स के लीडर थे बाबा रामचंद्र, एक सन्यासी जो इससे पहले फिजी में एडेंचर्ड लेबर के रूप में काम कर चुके थे, जिसे किरमटिया मजदूरी भी कहा जाता है। उनका आंदोलन तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम टैक्स वसूल रहे थे। किसानों की डिमांड थी कि जमींदारों का बॉयकॉट किया जाए। कई जगह पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया, यानी उन्हें नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित कर दिया था। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की, उनकी व्यथाएं समझी। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और अन्य लोगों के लीडरशिप में अवध किसान सभा का गठन किया गया। महीने भर में इसकी 300 से ज्यादा ब्रांचेस बन गई थी। धीरे धीरे आंदोलन बढ़ने लगा। आंदोलन ने वायलेंट रूप ले लिया। तालुकदारों और व्यापारियों के मकान पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी। कई लोकल लीडर्स किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई टैक्स नहीं देगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी अपनी इच्छाओं व करतूतों को सही ठहरा रहे थे। वहीं आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के मैसेज का अलग ही मतलब निकाला। एग्जाम्पल के लिए आंध्र प्रदेश के गूडम हिल्स में 1920s के शुरुआत में मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर फैल गया। यह स्ट्रगल का एक वायलेंट तरीका था जिसे कांग्रेस ने कभी सपोर्ट नहीं किया। और फॉरेस्ट एरियाज की तरह यहाँ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एरियाज में आदिवासी लोगों के एंट्री में पाबंदी लगा दी थी। आदिवासी लोग वहाँ अपने मवेशियों को चरा भी नहीं सकते थे, न ही वहाँ से लकड़ी इकट्ठा कर सकते। और तो और सरकार ने उन्हें बिना वेतन के, जिसे बेगार भी कहा जाता है, रोड्स बनाने के लिए मजबूर किया। लेकिन आदिवासी लोगों ने बगावत कर दी। बगावत को लीड करने वाले एक इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। उनका दावा था कि उनके पास कई स्पेशल पावर्स हैं। वे करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, वे लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं और खुद उन्हें बुलेट की गोलियां भी मार नहीं सकती। वहाँ के लोग मानते थे कि राजू ईश्वर का अवतार है।
राज्य नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे और महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उन्होंने लोगों को खादी पहनने के लिए तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि इंडिया नॉन वायलेंस के थ्रू नहीं बल्कि वायलेंस के थ्रू ही आजाद हो सकता है। कुडुम हिल्स के लोगों ने स्वराज प्राप्ति के लिए पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स को मारने की कोशिश की तथा गुरिल्ला वॉरफेयर कंटिन्यू रखा। ईयर 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोक नायक बन चुके थे। स्वराज इन द प्लांटेशंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईयर 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लागू किया था, जिसके अकॉर्डिंग प्लांटेशन वर्कर्स बिना परमिशन के टी गार्डन से बाहर नहीं निकल सकते थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की आवाज उन तक पहुंची। उन्होंने टी प्लांटेशन छोड़कर घर की ओर निकलने लगे। उन्हें लगा कि गांधी राज आने वाला है और हर किसी को अपने अपने गांव में जमीन दी जाए। हालांकि वे कभी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे ही नहीं। रेलवेज में स्ट्राइक्स चल रही थी, स्ट्रीम्स बंद थी। वे वहीं फंस गए और पकड़े गए। उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेने का फैसला किया। उन्हें लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को ट्रेनिंग की जरूरत है। कांग्रेस के कई नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के तहत प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहते थे, ताकि वो काउंसिल्स में रहते हुए कम से कम ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध कर सके। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने तो कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन कर दिया, ताकि वो प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शंस में हिस्सा ले सके। वहीं सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। 1920s के डिकेड में वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। 1926 से कृषि उत्पादकों की कीमतें गिरने लगी थी और ईयर 1930 के बाद तो कीमतें पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी थी। रूरल एरियाज में उथल पुथल मच चुकी थी। इसी समय ब्रिटेन की नई टोरी गवर्नमेंट ने जॉन साइमन के अंडर एक स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, ताकि वो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की फंक्शनिंग को देख सके और चेंजेस सजेस्ट कर सके। प्रॉब्लम ये थी कि उस कमीशन में एक भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था। सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे। 1928 में जब साइमन कमीशन इंडिया पहुंचा तो उसका स्वागत भारतीयों ने गो बैक साइमन के स्लोगन से किया। इस डेमोन्स्ट्रेशन में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सभी पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया। इस विरोध को शांत करने के लिए वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। बात यह थी कि इसके लिए उन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए डिस्कस करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी। इस प्रोपोजल से कांग्रेस खुश नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के लीडरशिप में कांग्रेस में कई लोग इस बात से एग्रेसिव हो चुके थे। वहीं कुछ सुस्त नेता ब्रिटिश डोमिनियन स्टेटस के अंडर ही इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के लिए राजी दिख रहे थे। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का या कहीं फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया की मांग को फॉर्मलाइज कर दिया गया था। यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। द शॉर्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इंडियंस को यूनाइट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक पावरफुल सिंबल दिखा जो पूरे देश को एक कर सकता था, क्योंकि नमक चाहे कोई गरीब हो या अमीर हर कोई कंज्यूम करता था। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को एक लेटर लिखा। उसमें उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने 11 डिमांड्स रखी थी। उसमें से एक डिमांड यह थी कि नमक पर टैक्स हटाया जाए, उसके प्रोडक्शन में ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली को भी हटाया जाए। महात्मा गांधी का यह लेटर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक अल्टीमेटम की तरह था। उसमें लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन शुरू कर देगी। वाइसरॉय इरविन झुकने के लिए तैयार नहीं थे। जवाब में महात्मा गांधी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ शॉर्ट मार्च शुरू कर दिया। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 माइल्स दूर डांडी नामक गुजराती कोस्टल टाउन में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी और अन्य लोग 24 दिनों तक चलते रहे। उन्होंने हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने लोगों को स्वराज का अर्थ समझाया और आह्वान किया कि लोग शांतिपूर्वक ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहा हुआ ना माने। 6 अप्रैल को डांडी पहुंचे और वहां उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर सॉल्ट बनाया।
यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के सॉल्ट लॉ का वायलेशन था। ध्यान रखें कि यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन सामने आता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग कैसे था? इसका आंसर है कि इस बार लोगों ने न सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट करने से मना किया था, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कॉलोनियल लॉज को तोड़ा जाने लगा। सॉल्ट मार्च इसका एक लाइव एग्जाम्पल था। जैसे ही आंदोलन आगे बढ़ता गया, फॉरेन क्लोथ्स बॉयकॉट किया जाने लगा, शराब की दुकानों में पिकेटिंग होने लगी, किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया और भी बहुत कुछ होने लगा था। इन इंसिडेंट्स को देखते हुए अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करने लगी, हिंसा बढ़ने लगी, कई लोग मारे गए। महीने भर बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हिंसा दोनों ओर से बढ़ने लगा, औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए महात्मा गांधी ने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया, जिसे गांधी-इरविन पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था। इसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट गिरफ्तार किए हुए लोगों को रिहा करने के लिए राजी हो गया। दिसंबर 1931 में गांधी जी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए लंदन चले गए। हालांकि वहां वार्ता में कोई बात नहीं बनी और यह बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। वापस आकर उन्होंने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों को दबाने के लिए और ब्रूटल हो चुकी थी। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में बंद थे। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। सभाओं प्रदर्शनों को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट सख्त कदम उठा रही थी। भारी आशंकाओं के बीच गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा रिलॉन्च कर दिया था। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 के आते आते आंदोलन ने अपना मोमेंटम खो दिया। आंदोलन कमजोर पड़ चुका था। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। रूरल एरियाज में रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज जैसे पाटीदार्स ऑफ गुजरात, जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सपोर्ट किया था। असल में मंदी की वजह से उनका व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम नहीं करने से उनके बीच गवर्नमेंट के खिलाफ व्यापक गुस्सा था। उनके लिए फाइट फॉर स्वराज का मतलब हाई रेवेन्यू के खिलाफ स्ट्रगल था। जब 1931 में बिना रेवेन्यू कम हुए बिना आंदोलन वापस लिया गया तो उन्हें काफी निराशा हुई। जब आंदोलन दोबारा 1932 में शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया। उनका इंटरेस्ट अब खो चुका था। गरीब किसान सिर्फ रेवेन्यू डिमांड में कमी नहीं चाहते थे। असल में उनमें से कई लोग बड़े जिम्मेदारों से पट्टे लेकर उनमें खेती कर रहे थे। जब मंदी लंबे समय तक चला तो न सिर्फ उन्हें रेवेन्यू देने में मुश्किल हो रही थी, बल्कि जमींदारों से उधार लिए गए पट्टे का भाड़ा चुकाने में भी परेशानी हो रही थी। इसके लिए उन्होंने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा शुरू किए मूवमेंट्स का साथ भी दिया। वहीं दूसरी ओर बिजनेस क्लास के लोगों ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का साथ दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने काफी मुनाफा कमाया था और वे पावरफुल हो चुके थे। अपने बिजनेस को फैलाने के लिए उन्हें रोकने वाली कॉलोनियल पॉलिसीज का विरोध करने लगे। वे इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहते थे। साथ ही रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम में चेंज चाहते थे। अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस का गठन किया। साथ ही 1927 में फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का गठन किया। इसकी लीडरशिप पुरुषोत्तम ठाकुरदास और जीडी बिरला जैसे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया। लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेलर के कारण बिजनेस ग्रुप्स का उत्साह भी ठंडा पड़ने लगा था। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे बिजनेस ग्रुप्स कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से दूर जाने लगे थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में औरतों ने भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, नमक बनाया, फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकॉट किया, शराब के दुकानों की पिकेटिंग की। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करने में अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। अलग अलग सोशल ग्रुप्स का स्वराज को लेकर अलग अलग ओपिनियन था। ऐसा ही एक ग्रुप था जिन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था। 1930s के बाद वे खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे।
कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान कर दिया था कि अनटचेबिलिटी को खत्म किए बिना इंडिया में 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, कुओं पर अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी। गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया। गांधी जी का मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से उनका सोसाइटी में इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। इस बारे में महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच सेकंड टाउन टेबल कॉन्फ्रेंस में काफी विवाद हुआ था। गांधी जी अपनी मांग के लिए अनशन में बैठ गए। एट द एंड पूना पैक्ट 1932 के तहत BR अम्बेडकर ने महात्मा गांधी की बात मान ली और अपनी मांग ठुकरा दी। 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर लिए। इसी के बाद से डिप्रेस्ड क्लासेस को शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाने लगा। प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शंस में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सीट्स रिजर्व की जाने लगी। इंडिया में कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखा। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट्स के शांत पड़ जाने से मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा ग्रुप कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। वहीं 1920s में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखने लगी थी। हिंदू और मुस्लिम्स के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी, संबंध खराब होते जा रहे थे, दंगे होने लगे थे। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, नेशनलिज्म की भावना तब पनपती है जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वे सभी एक ही नेशन के पार्ट हैं। किसी भी देश में लोगों के बीच में द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लाने के लिए उस देश का इतिहास, साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक एक मजबूत कड़ी का काम करते हैं। नेशनलिज्म की भावना को साकार करने का काम करते हैं, इसमें अपना योगदान देते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। 1870s में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंदमठ में शामिल कर लिया। गीत बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान काफी गाया गया था। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अविनाश टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। भारत माता शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। आगे जाकर इस छवि को बड़े मात्रा में प्रिंट किया जाने लगा। विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे। मात्र छवि के प्रति श्रद्धा को नेशनलिज्म का प्रतीक माने जाने लगा। नेशनलिज्म की भावना भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। जैसे जैसे नेशनलिज्म भावना आगे बढ़ी, नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ा, लोगों को एकजुट करने के लिए कई तरह के चिन्हों और प्रतीकों का उपयोग किया जाने लगा। लोगों को जागरूक किया जाने लगा। बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक तिरंगा झंडा जो हरे, पीला और लाल रंग से तैयार किया गया था। इसमें ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेशन करते कमल के 8 फूल और हिंदूज और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता हुआ एक अर्धचंद्र दर्शाया गया। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफेद, हरा और लाल रंग का था। के बीच में चरखे को प्रतीक के रूप में जगह दी गई थी। स्वावलंबन का प्रतीक। धीरे धीरे भारतीयों में जागरूकता फैलने लगी और वो नेशनलिज्म के सूत्र में एकजुट होने लगे। अपनी महान विरासत, इतिहास और आज को जानने लगे थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा देश के अलग अलग समुदायों को स्वतंत्रता के साझा स्ट्रगल में एक साथ आगे ला रहा था। आंदोलन के जरिए भारतीय एकता के सूत्र में बंध रहे थे। हालांकि सबका कॉलोनियल रूल से मुक्ति का अर्थ अलग अलग था। कांग्रेस ने एक बिग अम्ब्रेला की तरह काम किया, अपने अंदर अलग अलग क्षेत्रों, समुदायों के लोगों को जगह दी और सबकी मांगों को समेटे हुए नेशनलिज्म की भावना को देश भर में फैलाने का काम किया, जन जागरण का काम किया। धीरे धीरे भारत एक इमर्जिंग नेशन बन रहा था जो गुलामी से आजादी की ओर अपना सफर तय कर रहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपका नेशनलिज्म का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट्स नहीं हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर। इस चैप्टर का नोट्स मेरे टेलीग्राम लिंक के चैनल पे मिल जाएगा।